अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लाइव एट 5 में खुशामदीद। मैं हूं शेरदिल खान। प्रोग्राम में शामिल होती हैं अहम खबरें और हासिल करते हैं उन पर तज्जिया। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। सबसे पहले बात करेंगे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और भरपूर अंदाज में इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। किसी किस्म का कोई सियासी असर रसूख नहीं देखा जा रहा और इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस पर बात करेंगे। और बात करेंगे कराची की। कराची में चिड़ियाघर के तरफ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन में 400 से ज्यादा दुकानें और दफातर मिसमार कर दिए गए हैं। खैर की बात होगी, ग़िज़ाई किल्लत के शिकार मजीद 9 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए हैं। वहां पर मौसम भी सर्द हो रहा है जिससे कहत मुसाफिरीन जो है वो काफी परेशान दिखाई देते हैं। अब क्या सूरत हाल है जानने की कोशिश करेंगे थर से। और मौसम की कुछ बात करेंगे। मरी समेत बालाई इलाकों में तूफानी बर्फबारी हुई है जिससे निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया है। मजीद क्या एक्सपेक्टेड है बर्फबारी के हवाले से जानते हैं आज महकमा मौसमियात से। भारतीय हुकूमत की तरफ से मकबूजा जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले ताजिरों को गहरे सब्ज रंग के कपड़े की फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने के साथ साथ कहा गया है कि गहरे सब्ज रंग का कपड़ा मुसलमानों और पाकिस्तानी पर्सन की पहचान बन गया है। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल की भारत में कायम शाख ने भारत में आज़ादी इजहार राय और इंसानी हुकूक के कारकुनों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई का इंकशाफ किया है। और एक बार फिर जो नामवर अदाकार हैं भारत के नसीरुद्दीन शाह, वो भी नाला नजर आते हैं और एहतजाज करते हुए और मजम्मत करते हुए नजर आते हैं। दुनिया को इंटरनेट का तोहफा देने वाले साइंसदान के 4 रुकनी ग्रुप में शामिल अमरीकी साइंसदान लॉरी रॉबर्ट्स 81 साल की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। और साथ ही साथ बात होगी निकोला टेस्ला की। साइंस के मैदान में एक इनकलाब बर्पा किया इनकी इजादात ने। इनके हवाले से आज बात करेंगे क्योंकि आज इनकी बरसी है। और आपको बताएं कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर शिकस्त दे दी है और ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि सीरीज में जीत हासिल की है भारत ने ऑस्ट्रेलिया में। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तानी कप्तान अपनी शिकस्त का तमाम तर मलबा बॉलर्स के ऊपर डालते हुए नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं हमारे बॉलर्स की पेस इतनी अच्छी नहीं है जितनी साउथ अफ्रीका की है। ताहम बैटिंग के हवाले से उन्होंने कोई बात नहीं की। इस पर बात करें। ये तो टॉप स्टोरीज थी, आपने जान ली। इनकी तफसील होगी, इन पर तज्जिया हासिल करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बैरून मुल्क से डैम फंड के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नॉस्ट्रो अकाउंट में वायर ट्रांसफर से रकम भेजने का तरीका। जिन बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का बैंक अकाउंट मौजूद है वो अपने बैंक से कहें कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नॉस्ट्रो अकाउंट में रकम अमरीकी डॉलर्स में मुंतकिल कर दी जाए। रकम भेजने के लिए बैंक अकाउंट की तफसील दर्ज झैल है। डैम फंड में ऑनलाइन रकम मुंतकिल करने का तरीका। अपने वेब ब्राउजर में नीचे दिया गया लिंक दर्ज करें। स्क्रीन पर नजर आने वाले फॉर्म पर अपनी तफसीलात का इंदराज करें और नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके डैम फंड में रकम अतिया करें। डैम बनाओ, पाकिस्तान बचाओ।
और PTV ग्लोबल पर। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पाकिस्तान भर में जारी है। खासतौर पर इस्लामाबाद में कायद आज़म यूनिवर्सिटी की जो जमीन है उसको वागुजार करवाया गया है और अभी भी ऑपरेशन जारी है। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात होगी कराची की। कराची में चिड़ियाघर के अतराफ जो कायम तजावुजात थी उनको मिसमार किया गया है। ये ऑपरेशन भी कंटिन्यूसली जारी है। 400 से ज्यादा दुकानें अब तक इसमें मिसमार कर दी गई हैं। क्या तफसील है कराची के इस ऑपरेशन के हवाले से बताएंगे अली असगर अरबाब, पाकिस्तान टेलीविजन के नुमाइंदा हैं। अली, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। बताइएगा इस ऑपरेशन के हवाले से। इससे पहले हमने देखा कि एम्प्रेस मार्केट हो या दीगर इलाके जहां पर तजावुजात कायम थी उनको खत्म किया गया। अब चिड़ियाघर के अतराफ में ऑपरेशन जारी है। क्या तफसील है इस हवाले से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में जो है KMC की जानिब से कराची के जो मुख्तलिफ इलाकों में जो तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन है वो अब भी जारी है। और इससे पहले मरहले में एम्प्रेस मार्केट को वागुजार कराया गया। इसके दूसरे इलाके जो मार्केट्स हैं, मेन शारा हैं, वहाँ से तजावुजात हटाई गई हैं। और आज जो है ये 3 दिन से जो है चिड़ियाघर के जो अतराफ हैं उसमें भी एक बहुत बड़ी जो है वो इंक्रोचमेंट थी और बड़े अरसे से जो है वो तजावुजात कायम थी। तो KMC की जानिब से आज तीसरा रोज है। 400 से ज्यादा दुकानें जो है वो मसमार की जा चुकी हैं और इन दुकानों की वजह से जो चिड़ियाघर के आसपास में बनाई गई थी तो यहाँ पर जो लोग आते हैं उनके लिए खासी मुश्किलात का सामना था। और फिर जो गुंजान आबादी की वजह से ट्रैफिक के मसाइल भी अपनी जगह पे थे, मगर जो बच्चे और फैमिलीज यहाँ पर पार्क में आती थी तो उनके लिए काफी मुश्किलात थी। और इससे जो है जो चिड़ियाघर के जो अंदर जानवर हैं या जो यहाँ पर आने वाले हैं और इसके अलावा जो खूबसूरती थी इस जगह की वो भी काफी अंदर से मुतासर हो रही थी। तो ये जो है ऑपरेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में जो है वो कराची में तजावुजात के खिलाफ ये कार्रवाई जारी है और आज इसका तीसरा रोज है। 400 से ज्यादा दुकानें जो है वो इस वक्त मसमार की जा चुकी हैं। अच्छा, ये जो दुकानें दफातर यहाँ पर नाजायज तरीके से कायम की गई, क्या इस हवाले से भी कोई इंक्वायरी है वहां पर हो रही कि इनको किसने इजाजत दी यहाँ पर दुकान बनाने की या दफ्तर बनाने की? क्या उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? और दूसरा सवाल इसी के साथ जुड़ा कि अब इनको तो यहाँ से खत्म कर दिया गया है, क्या इनको कोई मुतबादिल जगह देने का इंतजामिया को कोई प्लान है? देखिए, ये पहले जो मरहले में जो तजावुजात हटाई जा रही थी उस वक्त जो है 15 दिन का नोटिस दिया जा रहा था, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो केस यहाँ पर चला उसमें सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की रोशनी में जो है जो 45 दिन का जो है वो नोटिस जारी किया गया है कि जब भी किसी दुकान को गिराएं तो कम से कम 45 दिन का उनको नोटिस दिया जाए। तो उन्हीं जो है इक़दामात की रोशनी में जो है वो इन तमाम जो दुकानदार जो होते हैं उनको सबसे पहले जो है वो नोटिस सर्व किए जाते हैं KMC की जानिब से। उनको बताया जाता है ताकि वो या तो खुद ही उस तमाम जो भी दुकानें हैं उनको खुद ही हटा दें और अपना जो सामान है उसको वो उन्हीं दिनों के अंदर मुंतकिल कर दें। अब जब वो नोटिस का टाइम खत्म हो जाता है तो फिर KMC का अमला आके उसको जो है बाकायदे उसको जो है अपनी मशीनरी के साथ जो है उसको हटाया जाता है। और दूसरी बात जो जहाँ तक आपने की जो ये तो बेसिकली सूबाई हुकूमत और जो है वफाकी जानिब से भी ये बात आई है सामने, क्योंकि जो वज़रा हैं उनका भी ये मौक़िफ़ है कि जो दुकानें गिराई जाएं उनको जो है वो मुतबादिल जगह दे। और सिंध हुकूमत से इस हवाले से बातचीत भी हो रही है और KMC भी उसमें शामिल है। तो एक यकीनन कोई प्लान मुरतब किया जाएगा और जो दुकानदार काफी अरसे से यहाँ पर थे, यकीनन KMC की जानिब से लीज किए गए दुकान इसमें काफी शामिल हैं, तो वो उनको जो है KMC भी इस पे काम कर रही है, सिंध हुकूमत भी काम कर रही है। आपने आगाज में कहा था कि यहाँ से जो जगह खाली हुई है उससे ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी आई है, क्योंकि इससे पहले काफी ज्यादा ट्रैफिक के मसाइल यहाँ पर होते थे। तो ये जो भी जगह जितनी भी वागुजार कराई गई है जो मलबा उठाने के बाद क्लियर होगी उस पर क्या इंस्टॉल हो सकता है? क्या पार्किंग के लिए बनाई जाएगी, मुख्तस की जाएगी, या कुछ और इस्तेमाल में लाई जा सकती है? क्या इस हवाले से बताया इंतजामिया ने? देखें, इस वक्त जो चिड़ियाघर के आसपास में जो भी तजावुजात कायम है उससे एक तो ट्रैफिक के मसाइल हैं और फिर जो है वहाँ पर जो लोग बड़ी तादाद में और खासतौर पे छुट्टियों के दिनों में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे और फैमिलीज जो है वो यहाँ पर आती हैं,
اور یہی ایک بہت بڑا کراچی کا پارک ہے جو بڑے پاکستان بننے سے پہلے ہی قائم ہے اور آج تک بھی اس کی خوبصورتی کو بڑے خوشنما انداز سے برقرار رکھا گیا ہے KMC کی جانب سے. بہت سارے جانور ہیں اور بچے جو ہیں وہ ان کو آ کے دیکھتے ہیں, انٹرٹین ہوتے ہیں, فیملیز آتی ہے, اپنا وقت گزارتی ہے. یہ انٹرٹینمنٹ کا بہت اچھا ایک ذریعہ ہے اور اس سے بچوں کو نالج بھی ملتی ہے جانوروں کے بارے میں, پرندوں کے بارے میں, ماحول کے بارے میں, اور جو شعور اجاگر کرنا جو ہے بچوں کے لیے ضروری ہوتا ہے. تو یہ جو علاقہ ہے اس کی صفائی اس بات کی جائے گی اور اس کو بہتر اور زیادہ چڑیا گھر کے جو آس پاس میں جگہ ہے اس کو اور زیادہ خوبصورت بنایا جائے گا. اور یقیناً اور آخر میں مجھے یہ بتائیے گا کہ اب اس علاقے کے بعد انتظامیہ کا کیا پلان ہے؟ کیا کسی اور علاقے میں نوٹسز جاری کیے گئے ہیں کہ اس کے آپریشن کے ختم ہونے کے بعد وہاں پر آپریشن کیا جائے گا اور وہ اس اراضی کو بھی واگزار کروایا جائے گا؟ دیکھیں KMC کی جانب سے جو بھی یہ ڈرائیو ہے اس کو وفاق کی بھرپور طریقے سے سپورٹ کر رہا ہے اور یہ جو ڈرائیو ہے یہ نہ صرف کراچی میں, پورے صوبے میں مختلف شہروں میں جاری ہے. تو کراچی میں جن علاقوں میں جہاں ضروری ہے, جو پہلا مرحلہ ہے اس میں یہ ہے کہ جو مین شاہراہیں ہیں, بڑی جو شاہراہیں ہیں وہاں پر جو ہے وہ اس کو ہٹایا جا رہا ہے. سبزی منڈی میں بھی آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ جب یہ ڈرائیو شروع ہوئی اور جب لوگوں نے یہ ریئلائز کیا دیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ڈائریکشن کے تحت ہو رہی ہے, تو بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر لوگوں نے خود ہی تجاوزات KMC کے عملے سے پہنچنے سے پہلے بھی ہٹانا شروع کر دیے. اس کی ایک مثال میں آپ کو کراچی میں سبزی منڈی ہے, سبزی منڈی میں جو پہلے ایک ایسا ماحول ہوتا تھا کہ وہاں لوگوں کے لیے چلنا مشکل ہوتا تھا, تو آج وہ ہے لوگوں نے خود ہی اس تجاوزات کو ختم کیا ہے اور وہ اب جو ہے وہاں پر جو ہے بہتر ایک چلنے کے لیے اور ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیا ہے اور خود ہی سے اپنی تجاوزات جو ہیں وہ ہٹا لی ہیں. بہت شکریہ علی اصغر ارباب, پاکستان ٹیلی ویژن کے نمائندہ, ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کراچی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کے حوالے سے. چڑیا گھر کے اطراف میں واقع تمام تر جو دکانیں ہیں, دفاتر ہیں جو ناجائز طریقے سے قائم کی گئی تھی ان کو ہٹایا جا رہا ہے. بہت حد تک ہٹا دیا گیا, 400 سے زائد دکانیں جو ہیں ان کو مسمار کر دیا گیا ہے, گرا دیا گیا ہے. اور اس کے بعد اب نیکسٹ فیز میں جو دیگر علاقے جہاں پر قائم ہیں تجاوزات ان کو ہٹایا جائے گا اور پھر اس سے ٹریفک کی روانی بھی بہتر ہو رہی ہے اور شہر کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ کچھ بات کر رہے تھے ہم آغاز میں اسلام آباد میں جو قائد اعظم یونیورسٹی کا جو کیمپس قائم ہے وہاں پر تجاوزات تھیں اور بڑی زیادہ قبضہ بھی ہوا تھا اراضی پہ اور بہت سے ایسے انسٹالیشنز بھی بن گئی تھیں, گھر بھی بن گئے تھے جن کو اب مسمار کیا جا رہا ہے اور سیاسی اثر و رسوخ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس آپریشن کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حمزہ شفقات اور دیگر جو انتظامیہ کے حکام ہیں وہ اس آپریشن کو مانیٹر کر رہے ہیں. اتوار کے روز یہ آپریشن شروع ہوا تھا اور 5 دن کا یہ بتایا جا رہا ہے آپریشن ہے. بڑے پیمانے پر جو اراضی ہے اس کو واگزار کروایا جا رہا ہے اور ہم نے آپ کو آگاہ بھی کیا تھا کہ جو وائس چانسلر ہیں اس یونیورسٹی کے ان کی اور انتظامیہ کی اپیل کی جانب سے حکومت نے یہ آپریشن جو ہے وہ شروع کیا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح یہ تمام تر گھر جو غیر قانونی طور پر بنائے گئے تھے ان کو گرایا جا رہا ہے اور کوئی بھی دباؤ جو ہے اس کو نہیں لیا جا رہا اور اس آپریشن کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. ہم نے کوشش کی تھی رابطہ کرنے کی ڈپٹی کمشنر حمزہ شفقات صاحب سے, وہ کسی میٹنگ میں مصروف ہیں. کوشش کریں گے کہ ان سے دوبارہ رابطہ کریں, بات کرنے کی کوشش کریں کہ کس حد تک یہ آپریشن جو ہے وہ اب تک مکمل ہو چکا ہے اور آگے کیا پلان ہے. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک میں ہوگی آذان مغرب سننے کی سعادت حاصل کریں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں اسلام آباد میں اس آپریشن کے حوالے سے. آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی, رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ. وہ فکر اگر کام تو آزادی افکار, انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد बैरून मुल्क से डैम फंड के लिए
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नॉस्ट्रो अकाउंट में वायर ट्रांसफर से रकम भेजने का तरीका। जिन बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का बैंक अकाउंट मौजूद है वो अपने बैंक से कहें कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नॉस्ट्रो अकाउंट में रकम अमरीकी डॉलर्स में मुंतकिल कर दी जाए। रकम भेजने के लिए बैंक अकाउंट की तफसील दर्ज झैल है। डैम फंड में ऑनलाइन रकम मुंतकिल करने का तरीका। अपने वेब ब्राउजर में नीचे दिया गया लिंक दर्ज करें। स्क्रीन पर नजर आने वाले फॉर्म पर अपनी तफसीलात का इंदराज करें और नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके डैम फंड में रकम अतिया करें। डैम बनाओ, पाकिस्तान बचाओ। ब्रेक के बाद खुशामदीद। कुछ बात करेंगे थर की सूरत हाल के हवाले से। ताज़ा तरीन खबर यह है कि मजीद 9 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए हैं। वहां पर अब मौसम भी शदीद होता जा रहा है जिसकी वजह से ये काफ़ी मुश्किलात जो है वहां पर मुतासरीन की बढ़ गई हैं। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर चमन शर्मा जी, जो सिविल अस्पताल मिठी जिनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। क्या सूरत हाल है? मिट्टी से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो कुछ अच्छी नहीं है। बच्चों की हलाकतों का सिलसिला जारी है, अभी तक थम नहीं पाया, कोई इसका सद्देबाप नहीं हो पाया। क्या रीजन समझते हैं आप? नहीं, इसमें ये है कि देखो, यहाँ पे ये पूरी जो पेरीफेरी है हमारी इंटीरियर सिंध की, कराची से लेकर ये पूरी बॉर्डर तक, ये हमारी मिट्टी की हॉस्पिटल है। जो छोटे बच्चे जो हैं 1 महीने से कम उम्र के बच्चे हैं और जिसका वजन 1 किलो से कम होता है, वो वाहिद हॉस्पिटल है जो ये बच्चे रखती है। ठीक है। और कोई भी ऐसी हॉस्पिटल नहीं है पेरीफेरी में गवर्नमेंट की जिसमें ये इस उम्र के और क्यों है बच्चों का वजन कम इतना ज्यादा? क्या जो बेसिक जो न्यूट्रिशन होती है क्या माँ को बच्चे को नहीं मिलती इस दौरान? हाँ, वो ये है कि हमारे जो देहात की औरतें होती हैं उनको वो इतनी अवेयर नहीं है कि वो जो छोटे बच्चे हैं उनको कैसे फीड करवाना चाहिए। वो खुद तो पूरा दिन काम करती हैं, सुबह 4 बजे 5 बजे उठती हैं और अपने घर का काम करती हैं, पूरा काम करती हैं, बच्चा सोया होता है और जब वो वहां से फारग होती हैं उसके बाद वो उनको फीड करवाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ मेडिकल साइंस नहीं है कि दिन में बच्चे को 1 या 2 घंटे के बाद उनको फीड करवाना पड़ता है, रात को 3 घंटे के बाद फीड करवाना पड़ता है। लेकिन वो इतनी अवेयर नहीं होती है। वो जब तक तो ये अवेयरनेस डॉक्टर साहब किसने क्रिएट करनी है? वहां पर मौजूद जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी है, क्या वो वहां पर हेल्थ मिनिस्ट्री की नहीं है, हेल्थ डिपार्टमेंट की नहीं है कि उन खवातीन को आगाह किया जाए, बताया जाए, कोई ऐसी कैंपेन शुरू की जाए? ये उनको आगाह किया जाए। हालांकि उनके पास सब कुछ होता है, खाने के लिए भी है, उनके पास सब कुछ होता है, लेकिन एक तो ये है कि उनकी फ्रीक्वेंट डिलीवरीज होती हैं। हमारी मेडिकल साइंस में ये है कि हर 3 साल के बाद अगर दूसरा बच्चा वो पैदा करे तो उसकी बॉडी जो वो प्रिपेयर होती है दूसरे बच्चे को पैदा करने के लिए। लेकिन यहाँ पे तो ये है कि हर साल बच्चा पैदा होता है, तो वो बाकी जो खुद उसकी औरत की जो इतनी प्रिपेयर ही नहीं होती है कि बच्चे को क्या खिलाएगी, तो बच्चे जो होते हैं वो कम वजन वाले पैदा होते हैं। और उसमें ये कि वो इनके साथ साथ वो जब बच्चा पेट में पलता रहता है तो वो उनको एक्स्ट्रा ग़िज़ा की जरूरत होती है। वो औरतें इतनी एक्स्ट्रा और बैलेंस ग़िज़ा नहीं खाती, तो उसकी वजह से जो है बच्चा जो अंदर पल रहा है वो भी उनको इतनी ग़िज़ा औरत को खुद को नहीं मिलती, वो खुद नहीं खाती, तो उन बच्चे को कितना मिलेगा? तो इस वजह लेकिन कुछ शिकायत डॉक्टर साहब अस्पताल के हवाले से भी हैं कि जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइडेड नहीं है हुकूमत की जानिब से। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या मिट्टी का अस्पताल जो है उसमें तमाम तर अद्वियात मौजूद हैं, तमाम तर फैसिलिटीज मौजूद हैं? क्या यहाँ पर स्टाफ मौजूद है कि जो टेक केयर कर सके इनकी जो आती हैं खवातीन ऐसी? नहीं, यहाँ पे हर चीज जो है मौजूद है। हम यहाँ
मिट्टी में जो है फ्री ऑफ कास्ट सब दवाएं उनको मुहैया कर रही हैं, हर सहूलत उनको दे रहे हैं। और यहाँ तक कि अगर जो बच्चे होते हैं जिसको न्यूट्रिशन नहीं मिलती, न्यूट्रिशन कॉर्नर भी हमारे पास है, वो भी हम उनको सप्लाई करते हैं। यहाँ पे मेडिसिन और हर फैसिलिटी है हमारी यहाँ। आप डॉक्टर हैं, मैं आपसे आपके सजेशन मांगना चाह रहा हूं कि क्या आपने हुकूमत को कोई सजेशन दी है? इस प्लेटफॉर्म से आप कोई सजेशन दे सकते हैं, कोई मशवरा दे सकते हैं कि कैसे इन हलाकतों को रोका जा सकता है? आपकी माहिराना राय क्या है इसमें? हम ये कहते हैं कि हम गवर्नमेंट को, हालांकि हमारे पेरिफेरीज में हमारे जो PHUs और छोटे छोटे सेंटर बने हुए हैं, वहाँ पे अगर उनको फर्स्ट एड की सहूलत मिल जाए, क्योंकि अगर यहाँ पे ये थर में जो लोग दूर दराज इलाके में रहते हैं और वहाँ पे इतनी मवासलात भी इतनी नहीं है, वो मिर्ची हॉस्पिटल तक पहुँचने में उनको 3-4 घंटे लग जाते हैं। अगर वो 3-4 घंटे पहले उनको फर्स्ट एड वहाँ डोर स्टॉप पे मिल जाए तो वो काफी कदर बेहतरी आ जाती है। दूसरी बात यह है कि हमारी NGOs और ये जो काम कर रही है बहराड़ी में, देहात में काम करती है, उनको सिर्फ ये कहें कि आप औरतें जो हैं उनको अवेयर करें कि कैसे बच्चों को खिलाना चाहिए और कब तक ये वक्फा करना चाहिए। अगर ये सब चीजें उनको आप वो उनको मालूम हो जाए तो ये काफी कदर बेहतरी आ सकती है। ठीक है। और आखिर में मौसम शदीद हो रहा है, हम देख रहे हैं कि ठंड बढ़ रही है पूरे पाकिस्तान में। हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर बहुत तेजी से ड्रॉप हुआ है, इसका भी कोई असर है? वहां पर ऐसे कोई पेशेंट्स भी आ रहे हैं जो सर्दी से मुतासर हो रहे हैं? नहीं, सर्दी ये तो नेचुरल है, ये इस 2 महीने में तो होती है, ये नेचुरल है। लोग जो सर्दी से तो अपना बचाव कर लेते हैं, नहीं तो वो ये लकड़ियां ये जला के वो गर्मी तो पैदा कर लेते हैं, इसमें वो नहीं है। हालांकि गर्मी में कुछ दिक्कत होती है इसमें देहात में, लेकिन सर्दी में इतनी नहीं होती है। लेकिन ये कि सर्दी में जो इम्यून सिस्टम कुछ कम हो जाता है, इसकी वजह से बच्चे और बूढ़े जो है वो ज्यादा बीमार हो जाती हैं, उनको नमूनिया ज्यादा हो जाता है, ये कुछ होता है। सही, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर चमन शर्मा जी हमारे साथ मौजूद थे, सिविल अस्पताल मिट्टी से इनका ताल्लुक, एक्टिंग सर्जन है और तमाम तर जो मसाइल हैं हेल्थ के उसके हवाले से बात कर रहे थे। और कुछ एक नुक्ता उन्होंने जो मवासलात के हवाले से रेस किया, वो भी हुकूमत को देखना होगा कि दूर दराज इलाकों से जो खवातीन या बच्चे आते हैं उनको वक्त पर अगर अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो उनकी जान बच सकती है, लेकिन मवासलात के प्रॉपरली वहां पर ना होने की वजह से बहुत सी हलाकतें भी होती हैं। तमाम एक बड़ा गंभीर मसला है, हुकूमत को, खासतौर पर जो सिंध की हुकूमत है, बहुत क्लोजली इस को मॉनिटर करना होगा, देखना होगा, ताकि ये बच्चों की जानें बच सकें। और एक कैंपेन भी जो अवेयरनेस के हवाले से है उसको वहां पर चलाना होगा, वहां की खवातीन को आगाह करना होगा कि किस तरह वो अपने बच्चों की हिफाजत कर सकती हैं और किस तरह अपनी हिफाजत भी, अपनी सेहत की हिफाजत भी वो कर सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करेंगे मौसम की। चूंकि बात हो रही है तो मरी की अगर बात करें तो मरी में और जो बालाई इलाके हैं वहां पर बर्फबारी बहुत ज्यादा हो रही है और बहुत से सयाह जो हैं वो मरी का विजिट करते हैं इस मौसम में। खास तौर पर अगर बात की जाए स्नोफॉल देखने के लिए, तो बहुत से ऐसे सयाह हैं जो मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद है, लेकिन वो वापस अपने इलाकों को नहीं आ पा रहे क्योंकि बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है। मरी की बात करें तो मरी में भी जो निज़ाम जिंदगी है वो मफलूज होकर रह गया है। क्या सूरत हाल है इस वक्त मौसम की तमाम तर बालाई इलाकों में? इस पर हम बात करेंगे। शफकत अब्बासी साहब पाकिस्तान टेलीविजन के नुमाइंदा है मरी से, उनसे हम बात करते हैं, उनसे हम जानते हैं कि मरी की क्या सूरत हाल है। शफकत, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, बताइएगा मरी की इस वक्त क्या सूरत हाल है? बर्फबारी हुई है, काफी ज्यादा हुई है, सयाह भी आए हैं, कुछ फैसिलिटीज के हवाले से भी हमने देखा है कि शिकायत करते हुए सयाह नजर आए हैं, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? जी, मरी में जो 2-3 दिन बर्फबारी हुई है उसकी वजह से काफी यहाँ सयाह मौजूद हैं, सर्दी भी बहुत ज्यादा है। और यहाँ एक खास बात जो है, सयाहों के लिए एक फेस्टिवल रखा गया है जिसका नाम है स्नो गाला फेस्टिवल। ठीक है। उसकी वजह से सयाहों की अच्छी खासी तादाद भी है और यहाँ एक ट्रैफिक का रश भी है। बाद जगहों पे जो है वो ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है जिसकी वजह से सयाहों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ठीक। इसके अलावा जो वहाँ पर रिहाइश के इंतजामात हैं, खाने पीने के इंतजामात हैं, वो सही हैं क्या? उनके हवाले से आपने मॉनिटर किया? ठीक है जी, ऐसे है कि वहाँ रिहाइश का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
क्योंकि वहाँ रिहायशी होटल हैं, अपार्टमेंट्स हैं, गेस्ट हाउसेज हैं, रिहायश को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक हो गया। खाने में भी माशाल्लाह वहाँ अच्छे रेस्टोरेंट हैं जहाँ तो जो फेस्टिवल आप बता रहे हैं, ये फेस्टिवल कितने यहाँ पर अटेंडीज हैं जो आए हैं इस फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए? देखें, जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है वो पीटीडीसी ने किया है और मरी इंतजामिया ने मुश्तरका तौर पे मिल के किया है। ठीक है। और उनके फिगर के मुताबिक तकरीबन लाखों लोग ये फेस्टिवल देख चुके हैं। उसमें मुख्तलिफ किस्म के कंपटीशन थे। बिल्कुल ठीक। जिसमें स्नो वॉक थी, जिसमें रस्साकशी थी, जिसमें स्टैचू मुकाबला था, जिसमें वो बर्फ के मुजस्मे बना के, तो इसमें अच्छी खासी दिलचस्पी ली है और मेरे ख्याल में हजारों। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे शफकत अब्बासी, पाकिस्तान टेलीविजन के नुमाइंदा मरी से। मरी में जो फेस्टिवल हो रहा है उस हवाले से बता रहे थे और ओवरऑल जो मौसम की सूरत हाल और वहाँ पर जो सयाह एंजॉय कर रहे हैं स्नोफॉल को, उसके हवाले से भी बता रहे थे। आगाज में हमने बात की थी कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के हवाले से कि वहाँ पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और बहुत तेजी से जारी है और आज भी इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है और बताया जा रहा है कुछ 5 दिन ऐसे हैं जिनको रखा गया है इस पूरी अराजी को जो यहाँ से वागुजार करवाई जाएगी। और इसमें हमने देखा कि जब बात हुई थी इससे पहले वीसी कायद आज़म यूनिवर्सिटी से, तो वो बता रहे थे कि हजारों से जायद कैनाल अराजी ऐसी है जिसको वागुजार कराना है। इसी पर हम बात करेंगे। हमजा शफकात साहब डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, खुद वो इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमजा साहब, आपने में ज्वाइन किया। बिलाखिर जो कायद आज़म यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, इंतजामिया हैं, उन्होंने सुख का सांस लिया है कि उनकी जो अराजी थी वो अब इंतजामिया वागुजार करा रही है और बालाए ताक रखते हुए तमाम तर सियासी असर रसूख को क्या बताएंगे, कितना ऑपरेशन हो गया है और कितनी अभी अराजी रहती है जिसको वागुजार करवाना है? सर थैंक यू वेरी मच। सर मैं इसको खुद पर्सनली कर रहा हूँ, इस पूरे ऑपरेशन को ओवरसी कर रहा हूँ। हमने ये ऑपरेशन सैटरडे को स्टार्ट किया और सैटरडे को भी इसलिए स्टार्ट किया ताकि हम सैटरडे संडे को इस ऑपरेशन को करें और मंडे और जो वीक डेज हैं उसमें स्टूडेंट्स का टाइम जाया ना हो। सैटरडे को बड़ा हैवी रेनफॉल था, इसके बावजूद हम ऑलमोस्ट 500 के करीब जो है अपना स्टाफ लेके गए थे। उसमें पुलिस थी, रेंजर्स थी, काउंटर टेररिज्म वाले थे और विमेन पुलिस स्टेशन वाले भी थे, क्योंकि जो हम एनक्रोचमेंट गिराने जा रहे हैं वो मोस्टली फैमिलीज ने की है, क्योंकि कमर्शियल वहाँ पे प्लाजाज नहीं है, वहाँ पे घर वगैरह बने हुए हैं। ठीक है। हमने ऑपरेशन जो पहले दिन किया उसमें से तकरीबन 100 कनाल का ओपन लैंड था जो हमने टेक ओवर किया और 80 कनाल की बिल्ट अप प्रॉपर्टी थी जिसमें ऑलमोस्ट 26 के करीब घर और स्ट्रक्चर वगैरह थे। वो हमने टेक ओवर करके हैंड ओवर कर दिया कायद यूनिवर्सिटी को लैंड। उसके बाद हमने संडे को जो ऑपरेशन कंटिन्यू रखा और संडे को तकरीबन 300 के करीब कनाल है जो लोग उसको काश्तकारी कर रहे थे और उसको अपने अंदर इन्फ्लुएंस किया हुआ था, बाड़े वगैरह लगाएंगे, वो सारी तोड़ के हमने कायद यूनिवर्सिटी को हैंड ओवर कर दिया। ठीक है। अब तकरीबन इस टाइम पे कोई 9 के करीब छोटी मोटी सेटलमेंट्स हैं जिनका हम सीबीए के साथ मिलकर उनको रिमूव कर रहे हैं और उनको किसी और जगह पे बिठा रहे हैं और ताकि ये पूरी कायद यूनिवर्सिटी की जगह जो है वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को मिल जाए और वो इजीली इसमें टू एंड फ्रो अपनी मूवमेंट भी करें और बाउंड्री वॉल्स भी बन जाए। अच्छा, यहाँ पे बिल्कुल जी मैं हमजा साहब आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कुछ सियासी असर रसूख रखने वाले कुछ ऐसे अफराद थे जिनका यहाँ पर इंस्टॉलेशन थी, घर थे, क्या उनको भी मुकम्मल तौर पर मिसमार कर दिया गया? जी सर, उसमें बिल्कुल उसमें कुछ लोग थे जो वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी के भी लोग थे जिन्होंने काफी प्रोटेस्ट किया, वो 200 के करीब वो बंदे इकट्ठे हुए। लेकिन इसके बावजूद जो भी उनकी इलीगल इंक्रोचमेंट थी जिसमें कोई लाइब्रेरी बनी हुई थी, पॉलिटिकल ऑफिस बने हुए थे, रिटेनिंग वॉल्स बनी हुई थी, गेस्ट रूम्स बने हुए थे, सर्वेंट क्वार्टर्स थे, कैटल रूम्स थे, कुछ न्यूली बिल्ड हाउसेज थे, वो सारे हमने डिमोलिश कर दिए हैं। बाकी सिर्फ इस पूरी जगह में 60 कनाल के करीब प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसको हम डिमार्केट कर रहे हैं। वो डिमार्केशन आज रात तक कंप्लीट हो जाएगी। उसमें भी अगर 60 कनाल पे जिनकी मलकियत है वो लेंगे, उसके अलावा अगर किसी का कब्जा हुआ तो हम तोड़ दें। अच्छा, कुछ अराजी ऐसी है जो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही थी। इससे पहले जब हम इस खबर को एनालाइज कर रहे थे, देख रहे थे, तो कुछ ऐसी अराजी है जो गायब है। क्या उस हवाले से भी इंतजामिया कुछ सुराग लगाने की कोशिश कर रही है कि वो किसके बेसिकली जी वो बिल्कुल आपकी बात सही है। बेसिकली जो सीडीए ने कायद यूनिवर्सिटी को 1967 में जो मैप दिया है वो दिया है 1700 एकर्स का जी, लेकिन जो ऑन साइट जब उसकी पूरी डिमार्केशन कंप्यूटराइज्ड सर्वे ऑफ पाकिस्तान से कराई गई तो वो 1500 कनाल्स बनती है। बिल्कुल। तो वो जमीन वो सारी की सारी मौजूद है, वो गायब नहीं है, वो सिर्फ कैलकुलेशन के कुछ एरर्स हैं। 1967 में जब ये नक्शे बनाए गए उस टाइम पे ऑब्वियसली इतनी बड़ी लैंड थी, उसको
को कंप्यूटराइज तो नहीं किया होगा, ना सैटेलाइट इमेजरी ली गई, तो इस वजह से वो कोई फॉल्ट आ रहा है, वो इवेंचुअली सीडीए और वो गार्डन यूनिवर्सिटी का आपस का मैटर है, वो सेटल होगा, नक्शे उसके लिहाज से अकॉर्डिंगली अमेंड होंगे ताकि गार्डन यूनिवर्सिटी का जो पूरी बाउंड्री है वो पूरी की पूरी उनके पास मिल जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। हमजा शफकात साहब हमारे साथ मौजूद थे, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, और हम इनको, इनकी पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करते हैं कि एक बड़ा काम है कि असर रसूख अगर सियासी तौर पर किसी का है तो माजी में उसके खिलाफ ऑपरेशन नहीं होता रहा, लेकिन इस बार भरपूर तरीके से ऑपरेशन हो रहा है और फायदा इसका यूनिवर्सिटी इंतजामिया को, स्टूडेंट्स को होगा कि उनकी जो अराजी है वो उन तक पहुंच पाएगी। यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे कि अब सब्ज कपड़ा फरोख्त करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। क्यों लगाई गई आपको बताएंगे। सारे मुल्कों के अंदर आपके पास जो पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो वहां कम्पीट कर रहे हैं, उनकी लिस्टें बनाएं, उनके साथ हम फिर यहाँ कम्युनिकेशन करें, वो सारे बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते। हमारा जो वर्कर है ये मेहनत कश लोग हैं, इनके लिए कंपैशन पैदा करें, एक्सपोर्ट्स के लिए एवेन्यूज ढूंढें, और अफ्रीका में ज्यादा चांस है हमें एक्सपोर्ट करने की मनी लॉन्ड्रिंग, इसके लिए हम पूरा यहाँ क्लैम डाउन कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट से भी बात कर रहे हैं बाहर, हमने वेरियस MOU साइन किए हुए हैं, उसके अंदर जितना भी हम डेंट डालें, हमारा ये जो रुपए पे प्रेशर पड़ा हुआ है, रुपया गिरता है, इसकी ये भी बहुत बड़ी वजह है। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप वहां भी पूरी मेहनत करें। मगर हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अहम मौज़ूआत हैं कुछ। मकबूजा जम्मू कश्मीर के हवाले से हम बात करेंगे, आपको बताएंगे कि वहां पर अब इंतजामिया की जानिब से ये ऑर्डर्स किए जा रहे हैं कि जो सब्ज कपड़ा है, जो खासतौर पर गहरे सब्ज रंग का कपड़ा है, उसकी फरोख्त पर पाबंदी लगाई जाए। आप जानते हैं कि पाकिस्तान का परचम गहरे सब्ज रंग का है और जितनी तादाद में पाकिस्तानी परचम मकबूजा वादी में नजर आते हैं तो इन परचम से और इन झंडों से बहुत ज्यादा खाइफ और डरे हुए नजर आते हैं भारत के जो फौजी हैं और वहां की जो इंतजामिया है। इस अहम मौजू पर भी बात करेंगे और साथ ही साथ आपको बताएं कि लाइन ऑफ कंट्रोल की भी जो सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी एक बार फिर की गई है और पाकिस्तान ने एहतजाज भी अपना रिकॉर्ड करवाया है। और एक और खबर एमनेस्टी इंटरनेशनल के हवाले से कि भारत के अंदर ये एमनेस्टी इंटरनेशनल के खिलाफ जो कार्रवाइयां हो रही हैं, इस पर भी बहुत से लोगों को तशवीश है। इस पर बात करेंगे। मुराद यूसुफ साहब, सीनियर सहाफी तजज़ियाकार, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुराद साहब, आपने में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये सब्ज रंग के कपड़े की फरोख्त पर पाबंदी लगा दी है मकबूजा जम्मू कश्मीर में वहां की इंतजामिया ने। मुराद साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी शेर खान साहब, मुझे आवाज आ रही है? अभी आपके साथ आवाज आ रही है? देखिए, इस तरह के यूं तो पहले भी कई मरतबा कई साबका हुकूमतों ने मकबूजा कश्मीर में जो है कई तरह के जो है ना बैन जो है ना वो नक्के कश्मीरियों पे लगाए हैं, जिनमें सोशल मीडिया पे बैन भी लगाया गया, ये भी शामिल है इसमें। लेकिन इस मरतबा नए साल के आगाज ही पर सब्ज कपड़े की तजारत पर पाबंदी लगा दी गई और ये पाबंदी यूं समझ लीजिए कि एक मोहर साबित हो चुकी है कि वो किस कदर खौफजदा हैं कश्मीरियों की आज़ादी की जो जंग है उससे, जो कि यूनाइटेड नेशन के जो चार्टर के ऐन मुताबिक है
اس سے کس قدر جو ہے خوفزدہ ہے. اور اتنے واقعات ہم نے دیکھے کہ جتنے بھی نوجوان وہاں پر شہید ہو رہے ہیں ان کو پاکستانی پرچم میں لپیٹ کے تدفین ان کی جا رہی ہے. شاید اس امپیکٹ کو وہ برداشت نہیں کر پا رہے, جو پاکستان سے کشمیریوں کی محبت ہے وہ دیکھ نہیں پا رہے, اس سے وہ کافی زیادہ خوفزدہ ہیں. آپ سمجھتے ہیں؟ ویری کلیئر, یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ انہیں جو ہے نا یہ سمجھ لیجیے کہ پاکستان کے جھنڈے سے, اس سبز کلر سے جو ہے نا انہیں جو ہے نا خوف آ رہا ہے. انہیں معلوم ہے کہ کشمیر کا بچہ جو ہے نا وہ پاکستان ہی ہے. بالکل صحیح. اچھا مراد صاحب, ایک اور اہم ایشو جو ایمنسٹی انٹرنیشنل کے حوالے سے رپورٹ ہو رہا ہے کہ بالی ووڈ کے ایک نامور اداکار ہیں نصیر الدین شاہ صاحب, وہ کافی زیادہ پریشان ہیں, کافی زیادہ ان کو تشویش ہے اس صورتحال سے, کیونکہ ایمنسٹی انٹرنیشنل یہ بتا رہی ہے کہ ان کے وہاں پر جو کارکنان موجود ہیں ان کے خلاف بھرپور انداز میں کارروائی کی جا رہی ہے, اور یہ انکشاف ان کی حالیہ رپورٹ میں بھی کیا گیا ہے. تو یہ تو بہت صورتحال گمبھیر ہے کہ جو انسانی حقوق کے حوالے سے کام کر رہے ہیں انہی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ دیکھیے اس وقت جو ہے نا اگر ہم اس کو بغور اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں, اب اس کی جو ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جو موجودہ رپورٹ ابھی آئی ہے, جو 2017 اور 18 کی جو رپورٹ ہے جو شائع ہوئی ابھی 19 میں, اس میں جو انہوں نے ایک نہیں ہے اور یہ ایک لمبی فہرست ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی. فرسٹ ٹائم انڈیا میں اس قدر جو ہے نا ایک لمبی لسٹ جو ہے نا شائع ہوئی ہے, اور جس میں انہوں نے ٹاپ پہ جو چیز رکھی جو فریڈم آف اسپیچ ہے, اس میں جو ہے نا جو ریلیٹس ٹو اقلیتوں کے رائٹ سے جو ہے نا ریلیٹ کرتی ہے کہ کس طرح ہجوم بھی جو ہے نا لوگوں پہ اٹیک کر رہے ہیں اقلیتوں پہ. نہ صرف اس میں جو ہے نا ایسا نہیں ہے کہ مسلمان ہی اس میں شامل ہے, بلکہ دیگر جو ہے نا اقلیت بھی اس میں جو ہے سکھوں کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کیا سلوک روا کیا جا رہا ہے وہاں پر, کرسچنز کے ساتھ کیا سلوک روا کیا جا رہا ہے, اور جو خاص طور پر کوئی ایسی صحیح بات کرتے ہیں جو چہرہ دکھاتے ہیں بھارت کو, جیسے نصیر الدین شاہ صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ اس وقت بھارت کا چہرہ ہے جس کو وہ ایکسپوز کر رہے ہیں, ان کو بھی دھمکیاں, ان کو بھی تھریٹس, اور ان کو بھی جو ہے وہ نیرو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جی دیکھیں ابھی انہوں نے جو ہے, اور اس میں ایک اور چیز میں جو ہے نا جو شامل کرنا چاہ رہا ہوں, اس کو دیکھیے گا کہ اس میں جو ہے نا انڈین حکومت جو پرو گورنمنٹ ہے وہ شامل ہے, اسٹیٹ کے جو آفیشلز ہیں وہ اس میں شامل ہیں, اور پبلک جو ہارڈ لائنرز ہیں, ہندو ہارڈ لائنرز ہیں, ان کو بھی شامل جو ہے نا کیا گیا ہے. اور این جی اوز, انٹرنیشنل INGOs جو ہے ان پہ جو ہے نا حملے ہو رہے ہیں, جس میں ایون جو ہے نا ایمنسٹی انٹرنیشنل کے اپنے آفس پہ جو ہے, جو ایمنسٹی انڈیا ہے اس پہ آفس میں گرین اسپیس پہ جو ہے نا گرین پیس پہ اس پہ حملہ کروایا گیا. تو یہ تو جو ہے نا ایک عجیب سچویشن ہے. اور دوسری جانب جو ہے نا ساتھ ہی جو ہے نا LOC پہ جو ہے نا فائرنگ کی جا رہی ہے. ایک انڈین گورنمنٹ ایک کمپلیکس میں اپنے آپ کو بھی جو ہے نا وہ ڈال چکی ہے, کمپلیکس بنا چکی ہے, اور پبلک کے لیے جو ہے نا. اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا اگر فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے انتخابات کے لیے, تو یہ فائدہ آپ سمجھتے ہیں کہ حاصل نہیں کر پائے گی؟ ہرگز فائدہ نہیں لے سکتے ہیں, کیونکہ اب جو ہے نا دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے. ہم جس میں 21st سینچری کے جو ہے نا پہلے 2 دہائیوں کے اینڈ پہ پہنچ چکے ہیں. تو اب کیسے یہ ممکن ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ انڈیا کے لیے یہ رپورٹ جو ہے نا یہ تو یوں سمجھ لیجیے کیونکہ یہ جان لیوا رپورٹ ہے ان کی حکومتوں کے لیے, کیونکہ اس میں تو ایکشنز ہوتے ہیں, اس میں تو پٹیشنز ہوں گی, شروع ہو چکی ہے پٹیشنز. بالکل ٹھیک ہے. یونائٹڈ نیشن کے جو ہے نا وہ انسانی حقوق کے چارٹر کے خلاف ہے یہ ساری. بالکل صحیح. بہت شکریہ مراد یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سینئر صحافی, تجزیہ کار, اور مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال اور بھارت کے اندر جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں اس پر بات کر رہے تھے. آگے بڑھیں گے اور آپ سے شیئر کریں گے کہ انٹرنیٹ کے خالق سائنسدان لیری رابرٹس جو ہے وہ انتقال کر گئے ہیں. ایک بہت بڑا نام, اس گروپ کے وہ حصے دار تھے, ان سائنسدانوں میں شامل تھے جنہوں نے انٹرنیٹ ایجاد کیا تھا اور اس کو آگے بڑھایا تھا. ایک بہت بڑی ایجاد جس نے پوری دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. جس طرح بات ہو رہی ہے کہ بالکل ایک گلوبل ولیج بنا دیا ہے پوری دنیا کو, تو یہ کریڈٹ جو ہے وہ لیری رابرٹس کا ہے. انتقال کر گئے ہیں, ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں ان کی اس ایجاد پر. اور ساتھ ہی ساتھ نکولا ٹیسلا کی بات کریں تو موجودہ جو اس وقت ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں سائنس کی, اس میں ایک بہت بڑا کردار نکولا ٹیسلا کا. آج ان کی برسی ہے, آج ان کو بھی ہم یاد کر رہے ہیں. عام طور پر ریڈیو کی جو ایجاد ہے وہ ایڈیسن کے نام سے جو ہے وہ رکھی جاتی ہے, لیکن اصل میں جو سارا کریڈٹ ہے AC کرنٹ کا یا ریڈیو کی ایجاد کا وہ نکولا ٹیسلا کو جاتا ہے. آگے بڑھیں گے اور کھیل کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ بھارت نے ایک تاریخ رقم کی ہے آسٹریلیا میں, کہ آسٹریلیا کی سرزمین پر
सीरीज में 2-1 से शिकस्त दे दी है, जबकि दूसरी जानिब हमें 2 मैचेस जो अब तक हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले हैं दोनों में शिकस्त हुई है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मिर्जा इकबाल बेग साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और एक्सप्रेस न्यूज से इनका ताल्लुक। इकबाल भाई, बहुत शुक्रिया आपने में ज्वाइन किया। इंडिया की जीत पर तो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सरफराज का एक स्टेटमेंट आया है कि जो हमारे बॉलर्स हैं उनकी पेस साउथ अफ्रीका के बॉलर्स की पेस को मैच नहीं करती, जो रीजन बनी है हमारी इस टेस्ट मैच में जो केप टाउन में हुआ उसकी शिकस्त की। आप एग्री करते हैं? देखिए, अब वही बात हो गई कि शिकस्त के बाद सरफराज मुख्तलिफ तरह की वजूहात बयान कर रहे हैं, लेकिन जब टीम सेलेक्ट हुई थी तो उस वक्त उन्हें एहसास नहीं था। मेरे ख्याल में चूंकि सरफराज और कोच मिकी आर्थर के दरमियान जो पहले टेस्ट मैच के इख्तिताम पर जो आपस में तर्क कलामी हुई थी, लगता यही है कि सरफराज का इशारा जो है वो मोहम्मद आमिर की तरफ है, क्योंकि मोहम्मद आमिर को वापस लेकर आए टीम में मिकी आर्थर, और मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस वो नहीं रही, लोग उनसे सारी तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए थे। मोहम्मद आमिर के मुकाबले में शाहीन आफरीदी और मोहम्मद अब्बास तो बहुत जूनियर है, तो मुझे लगता है सरफराज ने उस तरफ इशारा किया है। शेरदिल खिचड़ी, लेकिन क्या सरफराज उस तरफ इशारा नहीं कर सकते कि उनके टॉप ऑर्डर के जो बल्लेबाज हैं उनके दोनों ओपनर्स मुसलसल नाकाम हो रहे हैं, उसके बाद मिडिल ऑर्डर भी क्लिक नहीं कर पा रहा है? क्या असल मसला पाकिस्तान की बैटिंग नहीं है? क्यों फिर सरफराज उस तरफ से जो है वो नजर हटाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों की? देखिए, दबाव तो बहुत ज्यादा है शेरदिल सरफराज पर। इससे पहले वो पाकिस्तान की बैटिंग को भी मुरीद इल्जाम ठहरा चुके हैं, हालांकि वो खुद भी कुछ नहीं कर रहे थे। उन्होंने इस टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में जो है वो मिस सेंचुरी बनाई, लेकिन इशारा उनका दोनों जानिब है। टीम का बैलेंस सही नहीं है मेरी जाती राय में कि पाकिस्तान, आप देखें फखर जमान को सरफराज अहमद की इंसिस्टेंस पर पाकिस्तानी टीम में शामिल किया गया और फखर जमान नाकाम रहे इब्तदाई 3 इनिंग्स में, फिर चौथी इनिंग्स में जो दूसरा टेस्ट मैच था उन्हें 6ठे नंबर पर बैटिंग के लिए भेज दिया गया। तो टीम का कॉम्बिनेशन सही नहीं है। अब आप देखें मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हारिस सोहेल को वतन वापस आए हुए 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन कोई रिप्लेसमेंट हमने नहीं मांगी है, और तीसरा टेस्ट मैच 11 जनवरी से शुरू हो रहा है। तो लग रहा है कि जो सिलेक्शन हुआ था उसमें कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी पर अमल किया गया। कोई अपने लड़के को ले आया, कोई अपने बिल्कुल सही, अपने अपने फेवरेट खिलाड़ियों को खिलाया जा रहा है। मैं आपसे एक और बात करना चाहूंगा, जो भारत ने जिस तरह परफॉर्म किया है, आज तो बारिश की नजर हुआ टेस्ट मैच, लेकिन सीरीज बहरहाल भारत ने अपने नाम कर लिया। एक बहुत बड़ी तारीख रकम की है कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में भारत ने हराया है। क्या रिकॉर्ड क्या बताते हैं? देखिए, बिल्कुल पहली एशियाई टीम है भारतीय के जो कि ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन पर टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब हुई है शेरदिल। और भारत की परफॉर्मेंस जो थी, आप देखें वो अपने नए लड़कों को, सीनियर और जूनियर का कॉम्बिनेशन है, मेरिट की बुनियाद पर उन्होंने टीम मुंतखब की। और आप देखें ऋषभ पंत जो उनका विकेट कीपर था उसको लेकर आए, उसने सेंचुरी स्कोर कर दी, 3 सेंचुरियां बनाई। चेतेश्वर पुजारा ने जिस तरीके से कोहली ने फ्रंट से लीड किया है, जिस तरह से उनका कॉम्बिनेशन रहा है, चाहे स्पिन बॉलिंग का शोभा हो चाहे फास्ट बॉलिंग का, तो हैट्स ऑफ टू देम। उनकी परफॉर्मेंस वाकई में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई टीम मरी हुई टीम थी, उसमें डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ नहीं थे, लेकिन भरपूर फायदा उठाया है भारत ने और टेस्ट सीरीज अपने नाम की है। बहुत शुक्रिया। मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और बात कर रहे थे खेल के मैदान में जो कामयाबी हासिल की है भारत ने, वो बहुत जबरदस्त है कि एक ऑस्ट्रेलिया की टीम कदरे वीक टीम थी, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेली है भारत ने, और बड़े खिलाड़ी जो उभर के जो नए हैं वो सामने आए हैं। तो ये क्रेडिट विराट कोहली और उनकी टीम को जाता है। पाकिस्तान को अब देखना होगा कि तीसरे टेस्ट मैच के लिए क्या हिकमत अमली पाकिस्तान इख्तियार करता है और क्या क्लीन स्वीप से बच सकता है नहीं, ये बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब हम जानने की कोशिश करते रहेंगे। आज के प्रोग्राम का इख्तिताम यहीं करेंगे। पूरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।